So this is lecture number 7th of ionic equilibrium, and in this part we are going to discuss about buffer solution. देखिए बफर सॉल्यूशन क्या होता है, पहले आप इस चीज को ध्यान से देखिए। बफर सॉल्यूशन पढ़ने से पहले आप एक चीज सीखिए। अगर आपके पास सिर्फ वीक एसिड या वीक बेस गिवन है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक वीक एसिड या सिर्फ एक वीक बेस गिवन हो और उसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो या कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करवाए आपसे, तब आप ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ लगाइएगा और उसके सारे फॉर्मूले वहां यूज करिएगा। अगर क्वेश्चन में एक सिंगल सॉल्ट का, फॉर एग्जांपल सिंगल सॉल्ट जैसे आपको NaCN दे दे, तो फिर सॉल्ट पहचान करके फिर आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर क्या हो कि अगर आपको क्वेश्चन में एक वीक एसिड उसका सॉल्ट या वीक बेस उसका सॉल्ट, ये दो चीज गिवन है, तब आप बफर सॉल्यूशन का फंडा लगाएंगे। तो ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बफर सॉल्यूशन क्या होता है। मान लीजिए एक सॉल्यूशन में आपके पास कोई एसिड है, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है मान लेते हैं, और अगर हम इसको बफर सॉल्यूशन बुला रहे हैं तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो अपने पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है। कब? जब आप उसमें एक स्मॉल अमाउंट में एसिड मिलाए या स्मॉल अमाउंट में बेस मिलाए। सो क्या होता है, डेफिनेशन क्या बोलेंगे, द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन इट्स पीएच एंड इट्स पीएच डज नॉट डिपेंड in its pH does not change significantly on addition of small amount of strong acid or strong base। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप या तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं स्मॉल अमाउंट में, तो पीएच में कोई चेंज नहीं होता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनिए। द पीएच ऑफ बफर रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन इट इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे हमारा ब्लड जो है ये एक बफर सॉल्यूशन है। तो ब्लड जो है अगर आप बॉडी से बाहर निकाल करके एक पैकेट में रखते हैं, तो आपको पता है ब्लड को हम ब्लड बैंक में रख सकते हैं एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। तो एक टाइम के लिए इसमें पीएच चेंज नहीं होता है क्योंकि ये बफर सॉल्यूशन है। अभी हम बात करेंगे कि इसमें क्यों नहीं पीएच चेंज होता है, क्या रीजन है पीएच चेंज नहीं होने का, पर आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए। तो बफर सॉल्यूशन का पीएच जो है वो कांस्टेंट रहेगा फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ध्यान से देखिए, अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। देखिए एक तो बफर सॉल्यूशन का टाइप सीखिए जो आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़ के आते थे कि वीक एसिड वीक बेस से बना हुआ जो सॉल्ट होता है, जो कि इसका पीएच कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो ये सॉल्ट भी एज ए बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। तो टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन में सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल या सॉल्ट बफर सॉल्यूशन, और दूसरा पढ़ते हैं मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। सिंपल या सॉल्ट बफर सॉल्यूशन क्या होता है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट कैन एक्ट एज बफर सॉल्यूशन बिकॉज देयर पीएच डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, देयर पीएच डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जैसे वीक एसिड वीक बेस से बने हुए सॉल्ट के एग्जांपल्स CH3CONH4, AgCN, NH4Cl। और आपको पता है वीक एसिड वीक बेस से बने हुए सॉल्ट का पीएच 7 + ½ pK - ½ pK भी। तो ये एक टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन है। दूसरा टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन है मिक्स्ड बफर, जिसके दो पार्ट होते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशन। आप याद रखिएगा कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनता कैसे है और उसका क्या फॉर्मूला है, उसका पीएच कैलकुलेट करने का, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है। तो सुनिए एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है। आप क्या लेते हैं, आप लेते हैं वीक एसिड और इसी वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया CH3COOH, तो ये वीक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाइएगा, इसमें से एक H+ निकाल दीजिए, जो स्पीसीज बचा वो उसका कॉन्जुगेट बेस, यानी कि इसका कॉन्जुगेट बेस होगा CH3COO नेगेटिव। तो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, इन दोनों को अगर आप एक बीकर में मिलाते हैं, पहले आपने वीक एसिड मिलाया CH3COH, फिर CH3CO इसका कॉन्जुगेट बेस मिलाते हैं, तब जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बुलाएंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब ध्यान से सुनिए, इसको तो मिला लेंगे डायरेक्टली,
पर आयन को नहीं मिला सकते। आयन कहाँ से लाइएगा आप, आयन कैसे मिलाइएगा? तो हम कॉन्जुगेट बेस लेने के आयन नहीं लेते हैं, तो यहां पे हम क्या लेते हैं, यहां पे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट लेते हैं। अब इसका क्या मतलब है, आपको पता है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट का एक एग्जांपल होता है CH3CO नेगेटिव Na+, ठीक है। अब ये सॉल्ट है, तो जब आप इसको पानी में डालिएगा तो 100% डिसोसिएट होगा, क्योंकि सॉल्ट का अल्फा 100% होता है। तो ये दो आयन्स में कन्वर्ट होगा, एक ये एक ये। अब देखिए ये जो Na+ आयन है ये किससे आया होगा, स्ट्रॉन्ग बेस से, NaOH से आया होगा। और आपको पता है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, इससे जो आयन आएगा उसको आप स्पेक्टेटर आयन बुलाते हैं, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। तो आपके पास क्या बचा सॉल्यूशन में, सिर्फ यही एनायन बचा CH3CO नेगेटिव। तो आप यही तो डेफिनेशन बताते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन का। तो या तो आप यूं बोल दीजिए कि वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस ऐसे, या आप यूं बोल दीजिए वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, ये दोनों बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। अब आपको क्या देगा कि 4 ऑप्शन में पहचानने के लिए बोलेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो आप पहले वाली डेफिनेशन से बात करिएगा, आप चेक करिएगा कि कौन सा वीक एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा। वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, H+ रिमूव करने के बाद जो स्पीसीज बचा, ठीक है। तो ये होता है डेफिनेशन ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब एग्जांपल देखिए, जैसे HCN वीक एसिड है और इसी का कॉन्जुगेट बेस वो क्या होगा, CN नेगेटिव। अब CN नेगेटिव डायरेक्टली तो ऐड नहीं कर सकते, तो हम क्या लेंगे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, जैसे NaCl। तो ये देखिए वीक एसिड जैसे HCN से बना होगा और ये NaOH से बना होगा, ठीक है, NaOH से बना होगा। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो Na+ स्पेक्टेटर आयन, CN नेगेटिव, वही तो चाह रहे थे। तो एक ये एग्जांपल, एक HF+KF वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस, HCl NaCl, तो ये सब मिलकर के एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाएगा। अब जैसे हम ब्लड की बात करते हैं, तो आपको ब्लड भी पता है, आपको ब्लड एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है। अब कैसे होता है सुनिए, ब्लड में क्या होता है, वीक एसिड H2CO3 प्रेजेंट होता है, और इसी वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाइएगा, इसमें से एक H+ निकालिएगा तो आपके पास क्या बनेगा, HCO3 नेगेटिव, ये बनेगा। तो ये देखिए HCO3 नेगेटिव, ये क्या है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, क्योंकि यहां से आएगा NaOH यहां से और HCO3, ठीक है, NaOH और साथ में H2CO3 जब रिएक्शन करेगा तो आपके पास ये बनेगा सॉल्ट। तो ये आ गया ब्लड का एसिडिक बफर सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन, ठीक है। सिमिलरली अब आप देखिए NaHCO3 में एक यहां पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, क्योंकि ये NaHCO3 किसका सॉल्ट है, NaOH साथ में H2CO3 इसका सॉल्ट है। तो यहां से एक H और अभी H2CO3 के पास जो N फैक्टर है वो कितना है, H2CO3 के पास N फैक्टर 2 है। तो एक H तो पानी बनाया और यहां पे सॉल्ट बना NaHCO3, तो अभी भी देखिए इसमें एक H रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो अभी भी ये एक वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा। और सिंस ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करिएगा तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो ये बनेगा। तो ये भी वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस है, तो ये भी बफर सॉल्यूशन बनाएगा। इस तरह के बफर सॉल्यूशन को हम बुलाते हैं एम्फीप्रोटिक बफर सॉल्यूशन। तो ये याद रखिएगा कॉन्सेप्ट। अब कई बार आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ सेट्स ऑफ बफर फॉर्म्ड बाय एन एसिड, पूछता है कि एक एसिड, जैसे मान लीजिए आपको बोला H2CO3, आपको बोला कि H2CO3 कितना सेट बनाएगा बफर सॉल्यूशन का। तो ये निकालने के लिए नंबर ऑफ सेट्स ऑफ बफर सॉल्यूशन फाउंड बाय एन एसिड, आप इसका बेसिसिटी चेक करिएगा, मतलब कि कितना H+ आयन दे सकता है। तो ये 2 H+ आयन दे सकता है, तो ये नंबर ऑफ सेट्स ऑफ बफर 2 बनाएगा। जैसे मान लीजिए H3PO4 है, ठीक है, H3PO4 में आपको पता है इसका जो N फैक्टर होता है वो 3 होता है। अब जितना N फैक्टर वही इसका बेसिसिटी हुआ, और जितना बेसिसिटी उतना नंबर ऑफ सेट्स ऑफ बफर बनाएगा। जैसे ये पहला बफर बनाया, इसमें से एक H+ निकालिए, वीक एसिड, इसका कॉन्जुगेट पे, फिर ये भी वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा, एक H+ निकालिए,
उसका कॉन्जुगेट बेस। अगेन इसमें भी एक रिप्लेसेबल H प्लस है, तो ये भी वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा। इसमें से H प्लस निकालिए, इसका कॉन्जुगेट बेस। तो देखिए 3 सेट बना रहा है बफर सॉल्यूशन का, और वही तो इक्वल है बेसिसिटी के बराबर, H3PO4 के बराबर उसका बेसिसिटी। तो ये आपसे पूछे नंबर ऑफ सेट्स ऑफ बफर फॉर्म्ड बाय एन एसिड दैट विल बी इक्वल टू इट्स बेसिसिटी। अच्छा, एक बार आपने जब एसिडिक बफर सॉल्यूशन को पहचान लिया, वो क्वेश्चन पूछेगा आपको, 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा कौन एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, तो आप क्या चेक करिएगा, आप वीक एसिड प्लस इसका कॉन्जुगेट बेस चेक करिएगा। एक बार जब आपने ये कर लिया, तब हम बात करते हैं पीएच ऑफ एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन। पहले याद रखिएगा, जब आप ये पहचान लेते हैं कि ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, तो उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है उसका फॉर्मूला होता है Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड जो आपको क्वेश्चन में देगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो आपको क्वेश्चन में देगा। ठीक है, ये आपको सारा क्वेश्चन में देगा। तो ये पहला फॉर्मूला। फिर इसका नेगेटिव लॉग लीजिएगा, तो नेगेटिव लॉग लीजिएगा तो पीएच का फॉर्मूला आ जाएगा pKa प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। देखिए दोनों में उल्टा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, मोस्टली आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस पूछेगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा, अगर पीएच का फॉर्मूला पीएच पूछे तो आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा। अब हम बात करेंगे कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन कौन से रेंज तक एग्जिस्ट कर सकता है। तो उसको देखिए, एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच का ये फॉर्मूला था pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। अगर सॉल्ट अपॉन वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 to 10 के बीच में लाई करता है, तभी एक बफर सॉल्यूशन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो अ बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड व्हेन सॉल्ट टू वीक एसिड कॉन्सेंट्रेशन रेशियो लाइज बिटवीन 0.1 to 10। अब आप ध्यान से सुनिए, अब हम एक मिनिमम कंडीशन बात करेंगे। मिनिमम क्या है? मिनिमम रेशियो होना चाहिए 0.1, मैक्सिमम रेशियो होना चाहिए 10। सो वी विल टॉक अबाउट 3 कंडीशन, मिनिमम कंडीशन, मैक्सिमम कंडीशन, और जब ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो। तो पहले बात करते हैं सॉल्ट अपॉन वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.1, तो 0.1 मतलब 1/10। तो पीएच का फॉर्मूला लगाइए, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1, वीक एसिड का 10। तो यहां से देखिए पीएच जो आ गया दैट विल बी pKa माइनस लॉग 10। तो यहां से pH आ गया pKa माइनस 1। ठीक है, फिर अगर मैक्सिमम कंडीशन की बात करते हैं, 10 लेते हैं, तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 10, वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 1, तो pH का ये फॉर्मूला यूज हो गया, तो pH आ गया pKa प्लस 1। ठीक है, और अगर इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हुआ, तो देखिए इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हुआ तो pH जो है वो pK के बराबर आ जाएगा। तो अगर आपसे pH रेंज पूछे एसिडिक बफर सॉल्यूशन का, तो pH रेंज कहां से कहां तक डिवाइड pH रेंज कहां से कहां तक होता है? pH रेंज होता है मिनिमम pKa माइनस 1, मैक्सिमम pKa प्लस 1। ठीक है, सो pH रेंज कहां से कहां तक? pKa प्लस माइनस 1, यानी कि मिनिमम pKa माइनस 1 और मैक्सिमम pKa प्लस 1। और अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए, सॉल्ट और वीक एसिड का, तो इसको बुलाते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम बफर एक्शन। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा था एम्स में कि मैक्सिमम बफर सॉल्यूशन होने के लिए, फॉर एग्जांपल बोला कि एक कंटेनर में एक कोई सॉल्यूशन है, उसका पीएच है 4.74। अब इस सॉल्यूशन को मैक्सिमम बफर एक्शन होने के लिए इसका पीएच बताइए, इसका pKa बताइए। ठीक है, तो आपको पता है मैक्सिमम बफर एक्शन पे सॉल्ट का कंसेंट्रेशन और वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है, और पीएच pK के बराबर होता है। तो जितना पीएच होगा उतना pK का वैल्यू होगा। और जनरली जो पीएच रेंज है वो pKa प्लस माइनस 1 होता है, लोएस्ट pKa माइनस 1 और हाईएस्ट pKa प्लस 1। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, अगर आप बफर सॉल्यूशन के पीएच की बात करते हैं, तो अगर आप किसी बफर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, तो उसके पीएच में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? द पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन एडिशन ऑफ वाटर। आप वाटर कितना भी मिलाइए, कितना भी डाइल्यूट करिए, पर बफर सॉल्यूशन का पीएच जो होगा वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक बफर सॉल्यूशन।
आपको मैंने बताया था एसिडिक बफर सॉल्यूशन का क्या था केस, वीक एसिड प्लस इसका कॉन्जुगेट बेस, या वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट। सिमिलरली बेसिक बफर सॉल्यूशन का क्या केस है, यहां वीक बेस होगा प्लस इसका कॉन्जुगेट एसिड, या वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट। देखिए दोनों उल्टा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल NH4OH, NH4OH एक वीक बेस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाइएगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाइएगा इसमें से OH नेगेटिव आयन बाहर निकाल करके, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा NH4+। पर इसको हम कैसे लाएंगे, इसको लाएंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के सॉल्ट से। कैसे, NH4Cl, इसमें देखिए NH4+ Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव आया होगा HCl से जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये आया होगा NH4OH से जो कि एक वीक बेस है। तो ये तो स्पेक्टेटर आयन है, हमें चाहिए तो यही स्पेक्टेटर आयन है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट लेंगे। पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछते 4 ऑप्शन दे करके कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक बफर सॉल्यूशन, तो हम पहले वाले डेफिनेशन की बात करेंगे, ठीक है। और ये कुछ और एग्जांपल हैं, AgOH, AgBr। और अगर आपको बेसिक बफर सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव निकालना हो तो आप यूज करिएगा Kb इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, और pOH निकालने का फॉर्मूला pKb प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस। और यहां से POH आएगा, पर वो आपसे pH पूछेगा, तो आपको पता है pH प्लस POH 14 के बराबर आता है, तो pH आ जाएगा 14 माइनस POH। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिमिलरली अगर आप इसका कंपेयर करें एसिडिक बफर सॉल्यूशन के pH का, तो वो आता था pK प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन वीक एसिड, यहां देखिए उल्टा है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन वो आता था Ka इंटू वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं POH रेंज बेसिक बफर सॉल्यूशन का, तो वो रेंज वेरी करेगा pKb +-1, लोएस्ट pKb -1 और हाईएस्ट pKb +1। और मैक्सिमम बफर एक्शन कब होगा, जब सॉल्ट अपन वीक बेस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा, यानी POH pKb के बराबर आएगा, ठीक है। और आपको पता है pH प्लस POH 14 होता है, तो अगर POH pKb के बराबर है तो pH निकालने के लिए आप 14 माइनस pKb करिएगा, क्योंकि pH प्लस POH 14 होता है, तो pH हो जाएगा 14 माइनस POH, और POH pKb के बराबर है, तो ये आ गया, ठीक है। और जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक वेरी करता है, 0.1 to 10। बस इतना याद रखना है, POH रेंज ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या होता है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके पास एक बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, इस बफर सॉल्यूशन में या तो स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाइएगा, मतलब बफर कैपेसिटी का मतलब होता है कि एक बफर सॉल्यूशन में कितना हद तक हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएं ताकि उस बफर सॉल्यूशन का जो नेचर है वो बना रहे। तो मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं आप, तो ये जो बफर सॉल्यूशन है इसका 1 लीटर हम लेते हैं, तो इस 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में कितना मोल्स हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का मिलाएं ताकि इस बफर सॉल्यूशन का जो pH है वो 1 यूनिट से चेंज हो, उसी को हम बुलाते हैं बफर कैपेसिटी। सो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड इन 1 लीटर बफर सॉल्यूशन टू चेंज इट्स pH बाय 1 यूनिट, ठीक है। और जितना ज्यादा बफर कैपेसिटी होगा किसी बफर सॉल्यूशन का, उतना ज्यादा वो रेजिस्टेंस होगा उसके pH में चेंज को लेकर के। सो लार्जर इज द वैल्यू ऑफ बफर कैपेसिटी, मोर रेजिस्टेंस इज द बफर सॉल्यूशन टू pH चेंज। तो बफर कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस एडेड इन 1 लीटर बफर सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन pH। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, इसमें बोला है कि 1 लीटर बफर सॉल्यूशन है आपके पास, इसमें आप 0.2 मोल HCl ऐड करते हैं और इसका जो pH चेंज आता है वो आता है 4.9 to 4.1। तो पूछा है बफर कैपेसिटी, तो बफर कैपेसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस एडेड इन 1 लीटर बफर सॉल्यूशन। कितना ऐड कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, 0.2, तो 0.2 आ गया। चेंज इन pH कितना हुआ, 4.9 to 4.1, तो चेंज इन pH 0.8, तो बफर कैपेसिटी आ गया 0.25। और जितना ज्यादा किसी बफर सॉल्यूशन का बफर कैपेसिटी होगा उतना ज्यादा इट विल बी मोर रेजिस्टेंस टू चेंज इन इट्स pH।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है आपको कि 1 लीटर सॉल्यूशन में HCN जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है और इसका Ka गिवन है और 0.001 मोलर KCN आर प्रेजेंट, फाइंड पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो बोला है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो KCN और एक HCN। अब आप ध्यान से देखिए, HCN क्या है आपके पास, एक वीक एसिड है, और KCN क्या है, हाँ KCN कैसे बना होगा, KCN बना होगा KOH और HCN से। तो KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और HCN क्या है, वीक एसिड। तो आपके पास सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट प्रेजेंट है। तो बताइए ये क्या बनाता है, वीक एसिड, क्योंकि KCN क्या है, KCN किससे बना होगा, KOH और HCN से, जो कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है। तो आपके पास सॉल्यूशन में वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट प्रेजेंट है। तो बताइए ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपके पास एसिडिक बफर सॉल्यूशन। और एसिडिक बफर सॉल्यूशन में आपसे पूछा फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन, तो पीएच का फॉर्मूला होता है pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। सॉल्ट कौन है, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है इतना, वीक एसिड ये है, इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी में है, लेना आपको नॉर्मेलिटी में है, पर यहाँ HCN का एन फैक्टर 1 ही है, तो इसलिए हम नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के बराबर लेंगे। तो पीएच और पीके आपको गिवन है, के गिवन है, तो पीके आ जाएगा 10, तो आप डालिएगा, आपके पास आंसर आएगा। सो यहां से देखिए जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन है उसका पीएच आ रहा है 9। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा भी हो सकता है, 7 से कम ही भी हो सकता है, वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि Ka का वैल्यू कितना है। सो द पीएच ऑफ एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैन बी लेस देन और मोर देन 7 डिपेंडिंग अपॉन pKa वैल्यू ऑफ वीक एसिड।